मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम आपको लेसन 11 पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी फर्स्ट में सर चंद्रशेखर वेंकटरमन। आपको इससे पहले लेसन 8 तक पढ़ाया था मैंने, लेकिन अब 9 और 10 नहीं पढ़ाया है क्योंकि वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब आपको सीधे 11 लेसन से पढ़ना है, तो मैं आपको 11 लेसन पढ़ाई जिसका नाम है सर चंद्रशेखर वेंकटरमन। सर चंद्रशेखर वेंकटरमन एक वैज्ञानिक थे। तो 29 मई 1957 बंगलौर के सांध्या आकाश एक जगह थी, वहाँ पर श्यामल मेघ यानी काले काले बादल घिर आए थे और लेखक वहाँ पर घूमते घूमते जो है उनके अतिथि थे यानी उनके मेहमान थे धनजी भाई बोल उठते हैं, रमन इंस्टीट्यूट देखोगे, यानी वहाँ जो रमन जी थे उनका विद्यालय देखने के पूछते हैं। और जब तक लेखक उत्तर देता उससे पहले ही गाड़ी को एक और विशाल भव्य की ओर वो भव्य अहाते की ओर मोड़ देते हैं। द्वार पर क्या लिखा हुआ? दरवाजे पर लिखा कि यह आम रास्ता नहीं है, यानी कि वहाँ हर कोई नहीं जा सकता, बिना आज्ञा प्रवेश कोई नहीं कर सकता। तो लेखक जो है उनसे हठात यानी उस ओर संकेत करता है, यानी जिद करके उस ओर संकेत करता है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। तो धनजी कहते हैं ये तो विदेशियों के लिए लिखा है, यानी ये बाहरियों के लिए लिखा है, संस्था हमारी, हमें कौन रोक सकता है। और बरामदे के पास गाड़ी को रोक कर वो चपरासी को आवाज़ देते हैं कि रमन साहब हैं, उनको बोलो कि हम आए हैं। लेखक कुछ कहे उससे पहले ही देखते हैं कि अंदर से आकर एक व्यक्ति तेज़ी से जो है अंग्रेजी में उनसे बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुम बिना आगे अंदर आए हो, पर कोई बात नहीं, किसी से मत कहना, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए 15 मिनट है। लेखक और उसका साथी समले उससे पहले वे तीव्र गति यानी तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं और वो लोग विश्वास ही नहीं कर पाते कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त यानी जो ये चंद्रशेखर वेंकटरमन उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो वो लोग सोचते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रकाश नाद विज्ञान के विशेषज्ञ विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर चंद्र वेंकटरमन ये ही हैं। कोट पतलून जूता, दक्षिण भारतीय शैली की पगड़ी, नाक कुछ लंबी, बाईं और दांत टूटा हुआ, पाँव और गले पर से कोट भी फटा हुआ, ये है रमन। यह व्यक्ति तो है उनका, मतलब इस हालत में थे कि कोई गरीब भी ऐसा नहीं होता है। वो देखकर वो लोग सोचते हैं कि यही विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। विचार तीव्र गति से उमड़ते उमड़ते उनके मन में विचार, लेखक और उनके साथी के मन में विचार तीव्र गति से तेजी से उमड़ रहे थे। उतनी ही तीव्र गति से जो जो वेंकटरमन थे वो बोलते जाते हैं। सहसा वो गंभीर होकर बोलते हैं कि मेरी ओर और मेरी गंभीर होकर उनकी लेखक की ओर मुड़ते हैं और पूछते हैं जानते हो मेरा मतलब क्या है? तो वो लेखक अचकचाकर कहता जी जी जी। तो तभी यशपाल जी जो थे उनके साथी थे हंसते हुए कहते हैं, हाथ दबाते हैं उनका, कहते हैं क्या खाक जानते हो? ये तो उनका तकिया कलाम है। तकिया कलाम यानी किसी के कहने की आदत होती है। सचमुच उसे 1 घंटे में अनेक बार इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। वो बार बार अपने वाक्य में अपनी बातों में ये बात प्रयोग समझे। मतलब आरंभ में उन्होंने कहा था मेरे पास 15 मिनट हैं, लेकिन जब हम उनसे विदा लेते हैं, वो लोग जब उनसे विदा लेते हैं तो उन्हें पता लगता है कि 1 घंटा कभी का बीत चुका है। जल प्रलय के सिद्धांत की व्याख्या लेकर पत्तों के कोयले के नाना रूपों से रूपांतरण, हीरे के निर्माण, नाना धातुओं, ग्रेनाइट न जाने इन सब के बारे में वैज्ञानिकों का क्या क्या बता देते थे। तीव्रता से बोलते रहते थे, देखें यह ऑयल डायमंड, यह इंडस्ट्रियल डायमंड, मोती हैं, चमकते हैं ना इन्हें छूना मत, हीरे कोयले की खानों में ही पैदा होते हैं, पर उन्हें चमकदार बनाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। तुम तो जानते ही हो कि भारत में नोबेल प्राइज़ पाने वाले 2 व्यक्ति थे, अब एक मैं ही हूँ, इसलिए मेरी मुसीबत है। मतलब वो कहते हैं कि अब नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एक मैं ही बचा हूँ, तो मेरे से ही लोग ज़्यादा परिचय लेने बातचीत करने आते हैं। बीच बीच में लेखक जो था वो उनका साक्षात्कार लेने आया था, इंटरव्यू लेने आया था, तो वो ये कहते हैं कि अब मेरी मुसीबत, लोग मेरी इंटरव्यू लेने आते रहते हैं। बीच बीच में वो ऐसी बातें कह जाते थे जिनका कोई पूर्वापर संबंध, मतलब बीच बीच में वो ऐसी बातें करते थे जिनका उन बातों से किसी तरह से संबंध नहीं होता था, लेकिन अर्थ जरूर होता था। संग्रहालय में उनका जो संग्रहालय था यानी साइंटिस्टों की जो लैब होती है, वहाँ नाना प्रकार के शंख, सीपियाँ, तितलियों का भंडार, समुद्र के नाना रूप जीव जंतु, आग्रहपूर्वक वे एक एक वस्तु को दिखाते हैं। दिखाते ही नहीं समझाते हैं, मतलब वो एक एक वस्तु को लोगों को दिखा रहे थे और समझा रहे थे। घूम घूम कर पूरा भवन दिखाते हैं, अपना पूरा इंस्टीट्यूट दिखाते हैं, बाग दिखाते हैं, कहाँ क्या बनाने की उनकी कल्पना है, यह सब बड़ी आत्मीयता से समझाते हैं। और बीच बीच में अचानक उनकी ओर मुड़कर कह उठते हैं कि क्या तुम इस बारे में कुछ लिखोगे? यानी लेखक राइटर था
और वो उनका साक्षात इंटरव्यू लेने आया था, तो वो सोचते हैं कि मेरे बारे में सब चीज़ लिखोगे तो ये सब चीज़ें भी लिखोगे क्या, मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं लिखोगे। और फिर ये भी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मेन बातें लिखोगे, ऐसी कोई बात नहीं लिखोगे जो मैं चाहता हूँ कि तुम लिखो। फिर एक क्षण बाद कहते हैं कि यदि लिखो तो यह अवश्य लिखना कि ऊपर की मंजिल की खिड़की से चारों ओर का दृश्य बहुत मनोरम यानी सुंदर दिखाई देता है। और फिर संध्या की तरल छाया में दूर तक फैली हुई हरित वसना पहाड़ियों और ऊंचे वृक्षों की स्निग्ध दृष्टि से देखते हुए कहते हैं, हरित वसना यानी हरे भरे पेड़ों से, फूल पौधों से लगी हुई पर्वत की घाटियाँ यानी पहाड़ियाँ देखते हुए कहते हैं कि है ना बंगलौर कितना सुंदर। और लेखक जो है कभी उनकी ओर देखता है और कभी चारों ओर के सौंदर्य की ओर दृष्टि डालता है। इंस्टीट्यूट के भीतर भी तो सब कुछ सुंदर है ही है। अचानक दृष्टि ब्लैक बोर्ड पर टक कर रह जाती है। लेखक की उस पर विज्ञान के किसी सिद्धांत के बारे में कुछ लिखा था। वो कह उठता है कि कितने सुंदर अक्षर हैं मोती जैसे। वैज्ञानिक रमक मुस्कुराकर कहते हैं कि विज्ञान आदमी को सौंदर्य की ही प्रेरणा देता है। इसी प्रसंग में सुधीर कहता है, मेरी पुस्तक में आपका चित्र है। सुधीर उनका एक साथी था, वो कहता है कि मेरी पुस्तक में आपका चित्र है। वो तुरंत उससे कंधे पर हाथ रखकर वो उठते हैं, तो तुम विद्यार्थी हो नहीं, तुम स्टूडेंट हो, मैं तुम खुद को ऐसी वस्तु दिखाऊंगा जो किसी और को दिखाना पसंद नहीं करता, मेरे साथ आओ। और वे हमें अपने छोटे से कमरे में ले जाते हैं जिसमें कुछ अलमारियां हैं। वे उन्हें खोलते हैं और देखते देखते उनके सामने नाना रंग के अनेक मेडल यानी अनेक मेडल और अनेक प्रमाण पत्र का ढेर सारा लग जाता है। अनेक मेडलों के बीच में प्रकाश फेंकते हुए मतलब चमकता हुआ नोबेल पुरस्कार, उस भव्य पदक को हम वो लोग बड़ी उत्सुकता से देखते हैं जो उन्होंने 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए मिला था। श्री रमन ने अपना जीवन भारतीय अर्थ विभाग में असिस्टेंट के रूप में अकाउंटेंट जनरल के पद से आरंभ किया था, लेकिन शीघ्र ही वो विज्ञान के क्षेत्र में आ गया। फिर वो तो विश्व के सर्वोच्च कोटि के वैज्ञानिकों की श्रेणी में पहुँच कर ही रुके। उन्होंने विज्ञान की शिक्षा विदेशों में नहीं प्राप्त की, जैसे लोग विदेशों में वैज्ञानिक बनने जाते हैं, उन्होंने विदेशों में नहीं प्राप्त की। इसी देश की मिट्टी में उन्होंने अपनी महानता को खोजा, यानी अपने ही देश में उन्होंने अपने देश की चीज़ों को खोजा। समुद्र को देखकर उन्होंने कल्पना की कि स्वच्छ जल में होकर जब प्रकाश चलता है तब प्रकाश के फैलने की प्रक्रिया में नाना रंग उत्पन्न होते हैं, यानी तरह तरह के रंग उत्पन्न होते हैं। उनकी इस खोज के बारे में सोचते सोचते ना जाने लेखक कहाँ चला जाता है कि सहसा सुनता है कि वो कह रहे हैं, इस पदक को देखो कितना असुंदर या कितना सुंदरता से भी सुंदर है। सहसा झटका लगता है, लेकिन जब उस बोर्ड पर लगे पदकों को देखते हैं लेखक तो सचमुच ही उन्हें भारत रत्न का पदक असुंदर ही दिखाई देता है, यानी सुंदरता से भी बढ़कर दिखाई देता है। उससे असुंदर एक और पदक है कलकत्ता विश्वविद्यालय का। गलतफहमी ना हो, यहाँ भौतिक सौंदर्य की चर्चा है और जानता है लेखक, और उन्होंने इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि कुछ क्षण पहले उन्होंने अक्षरों के सौंदर्य की बात प्रशंसा की थी। एकाएक वो बोल उठते हैं रमन जी कि आओ आओ आप लोगों को कुछ और सुंदर वस्तुएं दिखाएं। और वो तीव्र गति से आगे बढ़ जाते हैं। पीछे पीछे वो लोग भी उनके पीछे छोटे कमरे में पहुंचते हैं। विज्ञान के नाना उपकरणों से सजा यह कमरा कुछ क्षणों में इंद्रधनुष के प्रकाश से जगमगा उठता है। आश्चर्य में हम एक दूसरे को देखते हैं जैसे हम सब रंगों के यानी वो सब रंगों के सागर में तैर जा रहे हों। जैसे ही नाना रूप रंग की परियां बच्चों के सब संसार में तैरा करते हैं और प्रकाश तथा रंग के जादूगर रमन है कि कभी यह स्विच दबाते हैं तो कभी वह, और फिर कोट की जेब में एक हाथ डालकर स्रष्टा की तरह निसंग भाव से मुस्कुराने लगते हैं और वह पराबैंगनी प्रकाश हमारे अलौकिक रूप देता है, यानी तरह तरह के प्रकाश दिखाते हैं, वह रोशनी दिखाते हैं जिससे इंद्रधनुष जैसा रंग दिखाई देता है। काफ़ी कुछ देख चुके होते हैं, अंत में सोने और हीरे के नाना रूपों को भी देखते हैं। फिर वो अंत में उन्हें क्या दिखाते हैं, सोना और हीरा चांदी हीरे के भी रूप को दिखाते हैं। और इस बार हिंदी में कहते हैं, अभी तक वो इंग्लिश में बोल रहे थे, अब कहते हैं सब देखा हो तो, और फिर बोल उठते हैं मैंने तुम्हें इतना समय दिया, अब मेरा भी एक काम करना, तुम लोगों को कहीं से हीरे मिले तो मेरे पास भेज देना। और फिर वो शिशु सुलभ शरारत भरी मुस्कान हमें मुस्कुराते हुए कह देते हैं अवश्य भेजेंगे, यानी हीरा कोई छोटी चीज़ थोड़ी होती है कि जो कोई भेज देगा। फिर भी वो उनसे कहते हैं और फिर जानते हैं कि कोई भेज नहीं पाएगा तो मुस्कुरा देते हैं और वो लोग भी समझ जाते हैं हमसे मजाक करें तो वो भी कहते हैं हाँ भेज देंगे। और सभी छत पर आ जाते हैं, विदा लेते हैं। इससे पूर्व यशपाल जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपका एक चित्र खींचने की इच्छा है। वो जैसे ही एकदम तड़प उठते हैं, क्या कि मतलब वो एकदम चौंक जाते हैं। इस फटे कोट चित्र में खींचोगे तो कहते हैं मेरे मतलब उन्होंने फटे कोट पहन रखा था, आसीने फटे, तो बोला मेरे फटे में कोट में चित्र खींचोगे, यानी तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो कि मैं किस हाल में रहता हूँ। खैर कोई बात नहीं, खींच लो। फिर कहते हैं अच्छा खींच लो। और उसके बाद यशपाल भाई फ़ोटो खींचते हैं और फिर वो सब आकस्मिक अद्भुत प्रसंग से अभिभूत कई क्षण मौन चलते रहते हैं।
और वो उसी निस्संग भाव से हाथ मिलाते हैं और वो फिर उसी तरह से हाथ मिलाते हैं उन लोगों से, नमस्कार करते हैं और मुस्कुराते हुए धूमकेतु की तरह जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं। और जब चले जाते हैं तब उनकी उपस्थिति का भान होता है। जब तक वो रहे थे तब तक किसी को नहीं लगा कि वो जा रहे हैं, और जब वो चले गए तब वो उनकी कमी महसूस होने लगी, तब उन्हें लगा कि उनका रहना अच्छा था। 6 वर्ष बाद आज 1963 में लेखक सोचता है कि अनुसंधानकर्ता की लगन, वृत्त की सनक और शिशु की सरलता इस सीमा रेखा की कितनी पतली है। इस क्षेत्र में क्या वो एक साथ सरल स्वभाव, कल्पना प्रिय, सद्भावी और आत्म प्रदर्शन प्रिय महत्वाकांक्षी नहीं जान पड़ते, परंतु यह सच है कि जो जितना ऊंचा उठता है वह उतना ही सरल और सहज रहता है। पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा।